अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुल्की मईशत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बताते चलें कि आज जो कराची के हवाले से एक जो डेवलपमेंट थी, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, चूँकि वो गैर कानूनी तौर पर उसको तामीरात उसकी की गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था और कमिश्नर को बुलाया गया कराची रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि भाई क्या अपडेट है, और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास मशीनरी नहीं थी। बहरहाल जो भी इंतज़ामिया ने जो उज़र पेश किया, उन्होंने कहा कि इसको जल्द अज जल्द आप गिराएं, और जो मतलब वहाँ पे जो लोग मुकीम थे उनको आप उनकी जो पेमेंट बनती है उसको अदा करवाएं। आज हमने शाम में देखा कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तमाम जो लोग थे, मुतासरीन थे, वो जमा हो गए। उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, रेंजर्स भी वहाँ पे बुला दी गई। लेकिन अभी तक जाहिर है कि ये मामला काफ़ी गमगीर भी है और सीरियस भी है। एक तरफ आला जुडिशरी जो है उसने एक फ़ैसला दिया हुआ है, और दूसरी जानब जो है जो लोग मालिकान थे वहाँ पे, जिन लोगों से ये ख़रीदा गया, और आपको मालूम है कि कराची तो एक शहर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर गैर कानूनी तामीरात जो है वो हर जगह होती रही है, और ख़ासकर कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे कोई नक्शा नहीं है, कोई उसकी अप्रूवल नहीं है प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे इस तरह से मशरूम कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई हुई है। अब देखना यह है कि जो लबाइकीन हैं, जो जिन लोगों ने वहाँ पे जो मकीन थे उस नस्ला टावर के अंदर, उनको वो अदायगी होती है। ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी की पूंजी लोग लगा के अपना घर बनाते हैं ताकि उसके अंदर सुकून से रह सके। तो ये एक काफ़ी एक सीरियस किस्म का इशू है, और इसको जो भी मुतलका लोग हैं, जो वहाँ पे मालिकान थे, जिन लोगों ने ये काम किया, उसके अंदर जो इदारे शामिल हैं, उनको इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। मईशत के हवाले से नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी जो टेक्निकल टॉक्स थी वो काफ़ी हफ्तों तक जारी रही, और रिसेंटली उन्होंने एक जो है अप्रूवल, तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने जो अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है, उसको मानते हुए अब ये मामला जो है वो IMF की बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जाएगा, और वहाँ से अगर अप्रूवल हो जाती है जो पाकिस्तान ने मैयर ली है, जिनकी कमिटमेंट हमने कर ली है IMF के साथ, तो फिर $1 बिलियन की जो हम रकम वहाँ से तवक्को कर रहे हैं वो पाकिस्तान को मिलेगी, जो कि 6 बिलियन का एक हिस्सा होगा, जो एक प्रोग्राम IMF ने पाकिस्तान के लिए EFF के अंडर जो है वो अप्रूवल दी थी। इस पर हम बात करेंगे और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उमर मसूद फारूकी साहब, साबिक मशीर बराए वज़ीर आज़म, और आप भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि IMF क्या पाकिस्तान ने जो गारंटीज़ उनको दी हैं, या जो भी बातचीत होती रही है, डू यू थिंक कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हमारे जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हैं उनकी जो मौक़िफ़ है या बातें हैं, उनको मान लिया है? देखिए, गोइंग बैक टू मार्च 24 तारीख की जब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने हमारा अप्रूवल दिया था, उसके बाद उस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब थे डॉक्टर रफ़ीक शेख साहब। वहाँ पे बहुत सारे वादे किए गए थे। जो 3 बड़े वादे थे उनमें से एक तो ये था कि 5 से 6 रुपए बिजली का रेट बढ़ाया जाएगा, जिसकी मद में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाने का, वो पेट्रोलियम लेवी जिसको कहते हैं, जिसकी मद में 610 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। फिर कोई 500 अरब रुपए की जो है वो इजाफी टैक्सेस थे। अब ये मार्च में हमने वादा किया था। अप्रैल में हमारे पास एक नए वजीर खजाना साहब आ गए। जो नए वजीर खजाना साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, और मैं ना तो बिजली के रेट बढ़ाऊंगा और गर्दिशी कर्जाजात को भी कंट्रोल कर लूंगा, और ना ही इजाफी टैक्स लगाऊंगा, रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा। तो उस वक्त मेरी फीलिंग है कि IMF ने कहा कि भाई आपको हम अलहदा हो जाते हैं प्रोग्राम से, प्रोग्राम को सस्पेंड कर देते हैं, तो आप अपनी जादू की छड़ी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आजमा लीजिए। अब वो 5-6 महीने वो
पता चला वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। फिर हम दोबारा मजबूरन आईएमएफ के पास चले गए, और अभी जो एलानिया नवंबर की 21 तारीख को आपके सामने आया है, उसमें उस एलानिया को निकालने के लिए भी हमने बड़ी कुर्बानियां दी। आपको याद होगा कि कोई 1 रुपए 70 पैसे बिजली का रेट बढ़ाया गया था, फिर पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए इजाफी टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगाया गया था, सही। और स्टेट बैंक ने 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। उसके बाद ये एलानिया हमारे सामने आया है, एलामिया हमारे सामने आया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। सुनने में ये आ रहा है कि जनवरी की 12 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी, लेकिन बिटवीन टुडे यानी कि नवंबर की 26 तारीख है आज, और फिर जनवरी की 12 तारीख हमें एक तो फाइनेंस बिल जिसको मिनी बजट कहा जा रहा है वो लाना होगा, और शर्त आईएमएफ ने ये लगाई है कि वो आपको फाइनेंस बिल जो है वो नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा, ऑर्डिनेंस पे काम नहीं चलेगा। तो ठीक। उसमें वो इजाफी टैक्स और टैक्स विड्रॉल वाली बात आएगी। और दूसरा कानून भी हमें नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा, जो स्टेट बैंक की आज़ादी और खुद मुख्तारी वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये दो चीज़ें हम कर लेंगे। मेरा खदशा ये है कि 1% शायद हमें इंटरेस्ट रेट भी मजीद बढ़ाना पड़े, बिजली के रेट भी इस दौरानिए में बढ़ेंगे, और पेट्रोल के ऊपर तो वजीर खजाना साहब ने वाजे कर दिया, या मुशीर खजाना साहब ने वाजे कर दिया कि 4 रुपए फी लीटर हर महीने बढ़ाएंगे, और ये 30 रुपए फी लीटर तक ठीक जाए। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। जनाब उमर मसूद फारूकी साहब, आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है जी कि कोई टैक्स वैक्स नहीं बढ़ रहा। ये जो आईएमएफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और ये जो तज्जिए किए जा रहे हैं, जो कमेंट्रीज की जा रही हैं, कोई टैक्सेस हम नहीं बढ़ा रहे, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। तो ये लगता है ऐसे है कि जो शौकत तरीन साहब हैं, जैसे अभी डॉक्टर फ़ारूक साहब ने भी कहा है कि मिनिस्ट्री में आने से कबल उनके व्यूज़ कुछ और थे, और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो शायद तब्दील हो गया है हुकूमत में आने के बाद। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, और ये जो शराइत है आईएमएफ की, पहले तो गवर्नमेंट उनसे उनको मैनेज कर लिया करती थी। हम इतनी वीक है कि हमने अपना मुल्क बिल्कुल मुल्क दुश्मनी के ज़मरे में आता है। मैं चूंकि एक फैमिली ऑफ सोल्जर से आता हूँ, तो मेरा ख्याल है मेरा ज़मीर नहीं है इजाज़त देता कि मैं यहाँ बैठ के कोई झूठ बोलूं। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो कौम के साथ झूठ बोले। आपकी कौम आपके साथ जरूर खड़ी हो अगर आप उनको सच बताएं, और ये कौम इतनी दिलेर कौम है कि अगर आप उनको हकायक दें और उनको बताएं कि हमें इससे इस तरह निकलना है, तो वो आपका पूरा साथ देंगे। हम झूठ पे झूठ, और अब इतना झूठ बोल दिया है कि आम आदमी की तो शहादत हो। आम आदमी की क्या, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी डेड हो। तो इससे ज्यादा आप और क्या करना चाहते हैं? इसके लिए एक ही हल है कि आपने जो गड़ा खोदा, आप साथ साथ कोई ऑप्शनल, कम से कम अगले 1-2 साल के अंदर कोई ऑप्शनल फाइनेंसिंग सोर्सेज देखें, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं, जाएं। लेकिन कहाँ से इस लेकर तरह आएंगे फाइनेंसेस अल्टीमेटली? तो आपने देखे ना, आईएमएफ वगैरह के पास जाएंगे। अब $1 अरब के लिए माजरत के साथ तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहां पे फिर उनको न्यूयॉर्क से फिर भाग के वापस जाना पड़ा। मतलब ये एक एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, कोई छोटा मुल्क है, 22 करोड़ अवाम है यहाँ पे, इतनी वाइब्रेंट नेशन है, लेकिन उसके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो $1 अरब के लिए वो कभी एक की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी दूसरे की। तो ये तजलील नहीं होती है कौम की? मैं तो कह रहा हूँ जी कि ये मुल्क दुश्मनी है। इससे वर्ष जो है, आज तक हालात पाकिस्तान के कभी नहीं हुए। और मैं ये नहीं मानता कि आपके पास और तरीके नहीं है। ऑल्दो ये डिफिकल्ट है, लेकिन आपके पास ऑप्शनल तरीके भी हैं, और वो आपको साइमल्टेनियसली यूज करने चाहिए, और उसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करके आगे चलना चाहिए। ये जो आप टॉक शोज में और ये सारा दिन मुल्क को कंफ्यूज रखते हैं पॉलिटिकल, जो कहते हैं ना नंबरिंग के ऊपर, ये भी मेरा ख्याल है मीडिया की भी ज्यादती है। उनको चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम मत करें। उनको चाहिए कि सिर्फ एक ही बात करें कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना कैसे है।
सही। हमें कुछ नहीं है कि जी कौन फलाना कौन है, फलाना किधर गया है, फलाना। रोज हम टीवी लगाते हैं तो यही देखते हैं जी, फलाने का जी वो नैब ने ये कहा, बेल ये हुई। हमें उससे क्या भाई, हमें गरीब आदमी मरने सड़क पे खुदकुशियां करने पे आ गए। आप बताएं, उनका एहतसाब करें जो कि आपको इकोनॉमिक कोलैप्स पे लेके जा रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे कोई और भी हो। तो लिहाजा इसका एक तरीका कार यही है। देखिए, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा, मैं डॉक्टर महातील को मिला, और जब चाइना में मिला तो उनसे, उनके साथ भी यही सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को तैयार किया, निकाला, और IMF से वो निकल गए। तो आप भी अगर चाहें तो आप निकल सकते हैं, आपके पास डिटर्मिन हर चीज मौजूद है। मैं ठीक ये ठीक हो मानने गया, को तैयार ठीक हो हूं। गया। उमर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आबद सुलैरी साहब, IMF ने जो भी मतलब हमसे कहा है, वाई वी डोंट ओपनली टेल टू द नेशन कि जी, इमरान खान साहब ने अपनी कुछ तकारीर के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने कही है कि जी मुश्किल है, मुश्किल हालात हैं, हमें ये इन हालात से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल टीम है, जब वो यानी अमाद अजहर साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो आज भी शौकत तरीन साहब कह रहे थे जी कुछ भी नहीं होना, कोई महंगाई नहीं होनी, कोई टैक्स नहीं लगना। तो ये जो ₹4.5 इन्होंने पेट्रोलियम ये जो डीलर्स के साथ जो एग्री कर लिया है, वो जो सारे का सारा स्यापा है वो कौम के ऊपर नहीं डालेंगे, ये क्या करेंगे? जी शुक्रिया। देखिए अरशद भाई साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। पहली ये है कि स्वाय पिछले IMF प्रोग्राम के, जो कि डार साहब के जमाने में मुकम्मल हुआ था, पाकिस्तान ने आज तक IMF का कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया। IMF की हिस्ट्री में हमेशा ये हुआ है कि या तो पाकिस्तान वो प्रोग्राम अधूरा छोड़ के साइड पे हो गया, या IMF जो है वो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता होकर साइड पे हो गया। तो पिछला प्रोग्राम जो था वो वाहिद प्रोग्राम था जो कि टाइम पे मुकम्मल भी हुआ, लेकिन उसके मुकम्मल होने में भी 1 दर्जन से ज्यादा वेवर जो थे वो पाकिस्तान को हासिल करना पड़े। लेकिन वो जमाने अच्छे जमाने थे। उस वक्त अफगानिस्तान से अभी अमरीकी अफवाज का विड्रॉल नहीं हुआ था, और पाकिस्तान की जो जरूरत थी थोड़ी बहुत अमरीका महसूस कर रहा था। शौकत तरीन साहब का भी जो जब इनिशियल जब उन्होंने मिनिस्ट्री को संभाला, तो शायद उस वक्त तक उनके जहन में यही था, तब तक भी अभी पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को, और उनके जहन में यही था कि कुछ चीजें हैं, कुछ लो कुछ दो जो है, कुछ बातें हम मान जाएंगे, कुछ बातें IMF हमारी मान जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। जब आप एब्सोल्युटली नो का नारा लगाते हैं, और जब अमेरिका को एक स्केप गोट चाहिए, कुर्बानी का बकरा चाहिए जिसके गले पे वो सारा कुछ मंड सके, अफगानिस्तान में उसके साथ जो हजीमत का सामना करना पड़ा, तो हमें दो महाज जो हैं वहां पे इस वक्त इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला दरपेश है। एक फाटक और दूसरा ये IMF। तो जो पहला सवाल था कि हमें अब क्यों $1 बिलियन के लिए इतना बार बार भागना पड़ रहा है, या शौकत तरीन साहब जो हैं वो उनको अपनी राय क्यों बदलना पड़ी, तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक मामला है इस वक्त, जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। दूसरी बात जो बिजली के टैरिफ की है, उस पर शायद IMF तो अभी कोई रिलीफ ना दे। मेरी इस पर काफी सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। जो पिछले हफ्ते एक डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका ने अपने 50 मिलियन बैरल जो रिजर्व ऑयल को रिलीज करने का ऐलान किया है, UK ने 5 मिलियन बैरल, इंडिया ने 1.5 मिलियन बैरल, ताकि ये जो तेल की कीमतों का बढ़ता हुआ प्रेशर था ये कम हो सके, एनर्जी सप्लाई जो है इसमें थोड़ी सी बेहतरी बनाई जा सके, और ये OPEC कंट्रीज पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है कि वो अपनी सप्लाई को इम्प्रूव करें, अपने आउटपुट को। तो अगर ये होता है तो वो तेल की कीमतें जो कि $84 पर बैरल तक चली गई थी 2 हफ्ते पहले, वो अब आहिस्ता आहिस्ता $73-74 पर बैरल पे ओवर कर रही है। फाइनली जो नेट एक्सेस की आप बात कर रहे थे, तो टेक्निकली जब आपसे कोई बात करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बंदा, वो कहता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, तो टेक्निकली वो शायद ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि नए टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन जो एग्जम्पशन है GST पे तकरीबन 350 बिलियन रुपए की, वो एग्जम्पशन खत्म हो जाएंगी। तो पहले अगर किसी सेक्टर पे ये था कि जैसा कि प्लान चीज पे 7% GST है, उसको एग्जम्पशन है, उस पे 10% है, तो सबको जब यकसा करके 17% कर दिया जाएगा, तो जाहिर है वो चीजें महंगी होंगी। ये तो कहना गलत है कि बिल्कुल महंगी नहीं होगी, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेथोडोलॉजी वुड बी चेंज, लेकिन बोझ जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा इफ्स और बट्स हैं, और अगर ये हो गया तो फिर ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा।
तो यानी कोई ख़ास खुशी की खबर जो है आवाम के लिए फ़िलहाल नहीं है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फ़ारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे काइंडली ये बता दें कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऐलान किया था 120 बिलियन का रिलीफ का, जिस मतलब जो आजकल सानिया नश्तर साहबा जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जा भी रही हैं और वो कुछ आइडेंटिफाई करेंगे जनरल स्टोर्स को जहाँ पे लोगों को कुछ रिलीफ देने की बात की गई थी। अब वो अगर आप डिवाइड कर दें पॉपुलेशन के ऊपर जिसको वो देना चाहते हैं, तो शायद वो कोई कहता है 600 रुपये पर हेड बनता है, कोई कहता है 800 रुपये बनता है 6 माह के अंदर। किस हद तक ये महंगाई का जो सैलाब है उसको रोकने में ये सब्सिडी हुकूमत की करामद हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आईएमएफ के बारे में एक चीज कह दूं कि हमारी पट्टी पे कोई बंदूक रखता नहीं है कि आप लाजमी आईएमएफ के पास जाएं। हमें कोई जबरदस्ती धकेल के आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, अपने खसारों की वजह से आईएमएफ के पास भागते हैं। अब इस साल लग रहा ऐसा है कि तकरीबन 40 अरब डॉलर का तिजारती खसारा आ जाएगा। उसको पुर कहाँ से करना है? ऑलरेडी जून में हमें हमारे वजीर खजाना साहब जब नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी आमदन जो है वो 4,500 अरब है और अखराजात जो है वो 9,000 अरब है। तो 4,500 अरब का खसारा वहां पे है, 40 अरब डॉलर का तजारती खसारा है। तो फिर हमें जाना पड़ता है मजबूरन अपनी गलतियों की वजह से आईएमएफ के पास। इस गवर्नमेंट ने डॉक्टर साहब बता दें 3.5 सालों में इस चीज को कंट्रोल करने में किस हद तक मतलब अपना किरदार अदा किया है? क्योंकि हमेशा वो यही बात करते हैं कि पिछली हुकूमतों के कर्जों की वजह से आज ये हालत है हमारी। ठीक है, उसमें कोविड भी है, इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल के बढ़े हैं, उसमें दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो इफेक्ट की हैं, वो भी उसके रीजंस हैं। लेकिन ये जो बातें करती है हमारी गवर्नमेंट, डू यू थिंक कि ये सही आर्गुमेंट है? देखिए, ये सियासी आर्गुमेंट है, लोगों की आंखों में धूल छेंकना, उनको बेवकूफ बनाने के बराबर। जो डेटा है वो ये कहता है कि 33 अरब डॉलर जो है वो इजाफी वो कर्जा लिया गया है, ग्रोस कर्जा जिसको हम कहते हैं। उसमें से 18 अरब डॉलर वापस किया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो 33 माइनस 18 जो बाकी बच जाएगा वो इजाफी कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। अब हमारा कर्जा जो है वो रुपयों की मद में तकरीबन 50,000 अरब रुपए पे पहुंच गया है। जो आप समझिए कि 39 मंथ्स, तकरीबन 40 महीने हुए हैं पीटीआई की हुकूमत को आए हुए, और टोटल जो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में जो टोटल कर्जा था उसका 40% कर्जा हमने पिछले 40 महीनों में ले लिया है। आप अंदाजा कीजिए कि 40% कर्जा जो हमने इकट्ठा किया था पहले 74 सालों में, वो सिर्फ इन 39 मंथ्स में हमने जो है वो ले लिया। तो इजाफी कर्जा तो ले रहे हैं, बहुत तेजी से लिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो रोजाना का कर्जा पीपल्स पार्टी लिया करती थी वो 5 अरब रुपए रोजाना का इजाफी कर्जा था। पीएमएलएन की हुकूमत आई 2013 से 18 तक, वो तकरीबन 8 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा ले रहे थे, और पिछले 40 महीने में जो औसतन इजाफी कर्जा है वो तकरीबन 17 अरब रुपया रोजाना का बन रहा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। उमर साहब, आपकी काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो 120 अरब रुपए हुकूमत देने जा रही है सब्सिडी, इससे किस हद तक महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पहले तो मैं फरूक की बात से बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये जो आप आईएमएफ को कहते हैं कि अपनी कोताहियों की वजह से जाते हैं। आईएमएफ बना ही इसीलिए है कि हम जैसे नेशंस को वो सप्रेस करे, हमारी कन पट्टी पे रखे और अपने मफादात जो कि बाकी जियो पोलिटिकल मफादात हैं उनको इम्प्लीमेंट। जो नेशन जो अच्छी होती हैं, जो टीम्स अच्छी होती हैं, उससे गुरेज करती हैं। बहरहाल अब जो होना तो हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि जिस किस्म की इन्फ्लेशन और जिस किस्म की महंगाई है उससे कोई फर्क पड़ेगा इस चीज का। ये एक बेसिकली जो कहते हैं ना आई वॉश है। हालांकि मैं समझता हूँ सानिया निश्तर बड़ी कॉम्पिटेंट लेडी है, लेकिन आप अपनी बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें। इस तरह तो आप, मेरा ख्याल है कि आप
वही वाली जो बात है आप भूल झोंक रहे हैं। तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़े। जी डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, 120 बिलियन, ये फिर उसके अलावा ये नौजवानों को कर्जे शर्जे, ये सारी चीज़ें, डू यू थिंक दे कैन कंपनसेट जिस लेवल की बेरोजगारी और महंगाई है मुल्क के अंदर? ये देखिए, इस वक्त जितना सोशल सेफ्टी प्रोटेक्शन और सोशल सेफ्टी नेट्स पे स्पेंड किया जाए वो कम है। जाहिर है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो बहुत ज्यादा की है, लेकिन उसके साथ एक उसका दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि लेट से मेरी माहाना आमदनी जो है वो 10,000 रुपए है, अगर मुझे 2,000 रुपए भी एक्स्ट्रा मिलते हैं तो ये मेरी आमदनी का 20% है जो कि मुझे मिल रहा है। तो अगर आप एक 10,000 रुपए वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसके लिए ये जितना भी है, यानी मैं और डॉक्टर साहब, उमर साहब, हम चारों बैठ के इसको मजीद कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, और यकीनन ये जायज तनकीद है। 10,000 में गुजारा नहीं होता, ना 12 में होता है, इसको बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जिसको ये मिल रहा है उसके लिए ये 20% भी एक गनीमत है कि उसको कुछ ना कुछ उस पर मिल रहा है। अब IMF के तहत रहते हुए आपको अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करना होगी। खा ये हुकूमत करे, खा अगले आने वाली हुकूमत हो, PTI की हो या किसी भी पार्टी को, उनको इसको फेज आउट करना होगा, टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना होगा। टारगेटेड सब्सिडी से IMF नहीं रोकता है अपने प्रोग्राम्स में, तो ये टारगेटेड सब्सिडी देने का मैकेनिज्म है। यानी अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि अगर हुकूमत जो है वो इतनी मकरूज है और इतनी गरीब है, तो वो ये विस्क के तहत या एहसास प्रोग्राम के तहत या ये जो राशन प्रोग्राम और सेहत कार्ड, इनके लिए पैसे कहाँ से लेके आएगी? तो इनके लिए पैसे जो हैं वो IMF देने से मना नहीं करता है। IMF जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज है उनको वो डिस्करेज करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए शायद आपको मजीद कर्जा लेना पड़े। यानी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, कर्जा लिया ही इसलिए जाता है कि पिछले कर्जों को अदा किया जाए, और IMF का प्रोग्राम इसलिए भी बदनाम होता है कि कोई भी हुकूमत अपनी खुशी से IMF के पास नहीं जा रही होती। वो यही कहती है कि पिछलों का गुनाह था जो वो धोने जा रही है। हुकूमती कर्जे 10 से 15 साल की मुद्दत के होते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो कर्जे इस वक्त हुकूमत ले रही है वो 10 साल बाद अदा होंगे, और जो कर्जे ये इस वक्त अदा कर रही है वो 10 साल पहले के लिए ये कर्जे थे। CPEC के कर्जे 20 साल बाद अदा होंगे, CPEC के दिनों के लिए हुए। तो ये एक ऐसा साइकिल चलता है कि जो भी आता है वो विलिंगली IMF में नहीं आता, वो पिछड़ों को कोसता हुआ आता है और अगलों के लिए वो कुछ ना कुछ लायबिलिटी छोड़ जाता है। तो आने वाले क्या करेंगे, आने वाले क्या कहेंगे PTI के बारे में? जाहिर है वो यही कहेंगे कि पिछले हमारे लिए इतना कर्जा छोड़ के लाजा में IMF के पास जाना पड़ रहा है। यानी ये एक विशेष साइकिल है ना। IMF के पास अब तभी जाते हैं जब आपकी इकॉनमी दुरुस्त नहीं होती, और इकॉनमी दुरुस्त करने के लिए आपको IMF के जो दिए गया अमल है, यानी IMF क्या कह रही है? IMF कहती है जी एनर्जी सेक्टर डेट का खात्मा करें। IMF कहती है प्राइवेटाइजेशन जो है, जो आपके लास्ट मेकिंग अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करें। IMF कहती है आप अपना टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाएं। IMF कहती है कि जीप वाले को और मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल एक जैसा ना दे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और ब्रेक लेंगे और वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की माशी सूरत हाल पे गुफ्तगू की जा रही है। किसी भी गवर्नमेंट को किसी की भी तनकीद पसंद नहीं आती कि आपने प्राइवेटाइजेशन का एक पूरी एक वजारत रखी हुई है। 3.5 पिछलों को चलें छोड़ देते हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, आप मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को छोड़ दें, ये नून लीग को छोड़ दें। आपने 3.5 सालों में कौन सी ऐसी एंटिटी है यानी जो स्टेट रन करती है उसको आपने प्राइवेटाइज किया, उसके लिए कोशिश की? 3.5 साल गुजर गए। प्राइवेटाइज इसीलिए नहीं हो रहा कि PTI जब अपोजिशन में थी, जो काम PTI ने किया था वही काम अब PTI की अपोजिशन इसके साथ कर रही है। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। शौकत अजीज साहब के जमाने से स्टील मिल प्राइवेटाइज होना शुरू हुई थी, तो हर अपोजिशन ने, वो PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, MQM है, कोई भी है, तो या फिर सियासत कर लें या फिर हम मुल्क चला लें, दोनों में से एक ही बात है। ठीक है, आपको कुछ फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के जिस पे सियासत नहीं करनी, वरना हर आने वाले को ये भुगतना पड़ेगी। बिल्कुल सही है। आज अगर PTI प्राइवेटाइजेशन में फेल हो जाएगी, कल को कोई और हुकूमत आती है या PTI दोबारा आती है, तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 ट्रिलियन रुपीस अभी तक का जो क्यूमुलेटिव लॉस है ये हो चुका है इन जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
दफाई बजट जो है, दफाई बजट आपका 1.3 ट्रिलियन है, 2.6 ट्रिलियन आपका बिजली का खसारा हो चुका है, एनर्जी का 2 ट्रिलियन आपका ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का हो रहा है, और सारी तनकीद होती है दफाई बजट पे कि दफाई बजट वो था वो कहा गया। बिल्कुल सही है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मुझे ये बता दें कि लीडरशिप के हवाले से अब हम बात कर लेंगे कि ये जो हमने जो हमारी टीम थी इकोनॉमी की, उसको बार बार जो तब्दील करते 3.5 साल तो चले गए ना। अब ये नोबडी नोज इस पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आते हुए हवा चलती है तो पता चलता है कि हुकूमतें चली गई हैं। तो ये तो टाइम चला गया ना, अब जो टाइम बचा है वो पता नहीं इसमें अब ये पीटीआई वाले क्या कर पाएंगे। सो डू यू थिंक देयर वाज अ लैक ऑफ विजन एंड स्ट्रैटेजी कि एक बंदे को भूख लगी हुई है, उसके पास खाना नहीं है, आप जिस मर्जी है किस्म की मशीनें ले आए वोट डालने के लिए, आप बाहर से भी वोट ले लें पाकिस्तानियों से, बट लोगों का मसला जो है वो उनकी पॉकेट खाली है, उनका पेट खाली है। तो ये डू यू थिंक कि ये गलती हुई है इस पीटीआई की गवर्नमेंट से, लीडरशिप से? देखिए, पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है। किसी किस्म की पॉलिसी आपने आटे के ऊपर बनानी है, आपने चीनी के ऊपर बनानी है, आपने गैस के ऊपर बनानी है, खाद के ऊपर बनानी है, आपने बिजली की शोबे के ऊपर बनानी है, आपको एक टीम चाहिए होती है। और वो टीम पहले फेज में बैठती है और मनसूबाबंदी करती है और प्लान्स बनते हैं, कई महीने उसमें गुजर जाते हैं। फिर सेकंड फेज में आके उन प्लान्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाता है। फिर अमल दरामद गुजरते उसमें साल लग जाते हैं, फिर कहीं नतीजा सामने आता है। अब आपने बताया कि 60% से तकरीबन ज्यादा वक्त तो पीटीआई हुकूमत का गुजर गया है। अभी ये फेज 1 में फंसे हुए हैं, अभी तक टीम तश्कील दी जा रही है। मेरा ख्याल है कि टेक्निकली 5 वज़राए खजाना जो है वो पिछले 40 महीनों में जो है वो बदली हो चुके हैं। ऐसा भी वक्त हमने देखा है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ना तो कोई वजीर खजाना था, ना कोई मुशीर खजाना था। आपने जिक्र किया कि हमारे वजीर खजाना साहब जो थे उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ गया बिकॉज वो ना वजीर खजाना रहे थे ना मुशीर खजाना रहे थे। फिर नोटिफिकेशन न्यूयॉर्क से वापस वाशिंगटन जाना पड़ा जी भी आप। तो अभी तो लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रख दूं कि अगर आप 2018 का इलेक्शन का मंशूर खोल के देखें पीटीआई का, तो उसमें वो बहुत ही जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट है। वो 61 सफहात पे मुश्तमिल है और उसमें क्लियरली वाज़े तौर पे पाकिस्तान के आधा दर्जन जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो लिखे गए हैं, और फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं लिखे गए, उनके हल भी बताए गए हैं। तो ये कह देना कि पीटीआई को पता नहीं था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं या उनको हल किस तरह करना है, ये दोनों चीजें। ठीक हो गया फरूख साहब, मेरे पास टाइम जी बिल्कुल कम है। उमर साहब, आप लोग फाइनल कमेंट के क्या ये मतलब मेरा ये फर्म कमेंट है कि ये गवर्नेंस का फेलियर है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि टीम बिल्कुल विजनलेस थी, इनएक्सपीरियंस थी, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे इसको काम किया और वो फेल हो गए। मुल्क को एक्सपेरिमेंट करके नहीं चलाया जा सकता। हम भी वजारतों में रहे, हम भी प्रोफेशनल चीजों में भी गए और बड़े बड़े मल्टीनेशनल और वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किए। ये एक कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है। मैं प्राइवेटाइजेशन की आपको बात बताता हूँ। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनमें से कोई प्राइवेटाइज करना ही नहीं चाहता। तो मतलब कभी पेपरा रूल तो कभी फलाना चीज, एक प्रोजेक्ट 10 दफा एडवर्टाइज होता है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है वहां पे। मेरा ये ड्राइव होती है लीडरशिप से। इस किस्म की अगर ड्राइव नहीं है तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना क्या फायदा। अगर आपकी लीडरशिप उसमें ठीक हो, अगर मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी तक ये ठीक हो, तो मैं मानने का नहीं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। आप बेसिकली अब सोमरो साहब से ज्यादा सीनियर आदमी कौन होगा जो कि मतलब दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं, आप उनसे ज्यादा सीनियर आदमी कहां से लाया जा सकता है? ठीक है उमर साहब जी, फाइनल कमेंट आबिद सुलैरी साहब आपका जी। जी मेरा ख्याल है कि ये कम से कम अगले 6 महीने महंगाई जाती हुई तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हुकूमत से जो तवक्को रखनी चाहिए और जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो बाइंग पावर इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स, जो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स है इस वक्त, और जो हमारे इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स हैं मैक्रो इकोनॉमी, तो उसमें कम से कम अगले 6 महीने तो महंगाई इसी तरह से रहेगी। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब आपका, डॉक्टर फारूक सलीम साहब,
उमर मसूद फारूकी साहब, तीन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।